Hello everyone, welcome back to G10 classes. This is Saida Khalwanuri and हम वीडियो 3 पर हैं, पार्ट 3 पर हैं अपने वीडियो लेक्चर फ्रॉम क्लास 12 चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो उसका ये पार्ट 3 है। आई होप कि इसके जो 2 पार्ट अपलोड हुए हैं आपने वो दोनों देख लिए होंगे, क्योंकि एक्चुअली ये जो चैप्टर है वो इंटरलिंक्ड है। ज़्यादातर चैप्टर्स खैर इंटरलिंक्ड ही रहते हैं। आप अगर उनके पार्ट्स को आप लगातार देख रहे हो तो आपको चीज़ें कंटेंट समझ में आता है, बट अगर आप स्किप कर रहे हो तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। बट बाकी सारे चैप्टर्स थोड़े हो जाते हैं, बट ये जो चैप्टर है या इसके जैसे 2-3 चैप्टर्स और हैं, उनमें अगर आप कोई भी पार्ट कोई भी वीडियो मिस करोगे तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा नेक्स्ट वीडियो समझने में। सो मैं एडवाइस यही करूंगी आपको कि आप उन दोनों वीडियोस को भी देख लो। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ डीएनए पैकिंग पढ़ना है तो या दिस वीडियो इज फॉर यू गाइस। अब हम लोगों ने लास्ट वीडियो तक में ये चीज देख ली थी कि डीएनए बनता कैसे है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे है। लेकिन अब हमको देखना है कि डीएनए मौजूद कहाँ रहता है। अच्छा, डीएनए कहाँ रहता है हमें पता ही है कि हमारे अंदर क्या है, सेल्स हैं। सेल के अंदर छोटा सा न्यूक्लियस है एंड उसके अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे। एंड ये जो क्रोमोसोम्स हैं इन्हीं पे आपका डीएनए मौजूद है। अगर मान लो इस तरह से मैं करके ऐसे क्रोमोसोम को बना दे रही हूँ तो इसी पे आपका डीएनए मौजूद होगा। अच्छा ठीक है, हमने पढ़ लिया भाई डीएनए मौजूद है यहाँ हमारा। डीएनए की पैकिंग कैसी होगी, डीएनए का स्ट्रक्चर है कैसा। देखो एक्चुअल में जब हम लोग लास्ट वीडियो में देखा तो लास्ट वीडियो हम लोगों ने देखा कि आपका जो टोटल डीएनए रहता है तो एक टर्न में, 1 हेलिकल टर्न में 10 बेस पेयर्स रहते हैं और 2 बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो आपका रहता है 0.34 nm के आसपास। और उसका जो पिच रहता है वो आपका रहता है 3.4 nm रहता है पिच। एंड अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि मैमेलियंस में टोटल कितने बेस पेयर्स होते हैं, टोटल बेस पेयर्स कितने होते हैं। ठीक है, तो जो भी टोटल बेस पेयर है, मान लो अगर हम कह रहे हैं फिलहाल एक जनरल एग्जांपल ले रहे हैं कि 6.6 इंटू 10⁻³ टोटल बेस पेयर्स इतने हैं किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का। भी हम कोई ऐसे एग्जांपल नहीं ले रहे हैं कि ह्यूमन की बात कर रहे हैं या माइस या रैट की, हम एक ऐसे आर्बिट्री एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लो हमने कोई एक ऑर्गेनिज्म लिया है, उस ऑर्गेनिज्म में टोटल बेस पेयर इतने हैं। अगर उसमें टोटल बेस पेयर इतने हैं तो आप क्या करोगे, यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे और कैलकुलेशन करके आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका डीएनए का लेंथ कितना होगा। देखो टोटल बेस पेयर आपके 6.6 हो गए और तो आपके एक टर्न्स में कितने बेस पेयर्स हैं, 10 बेस पेयर है, तो टोटल टर्न्स कितने हो जाएंगे। अगर आपका 10 बेस पेयर्स एक टर्न में है तो इससे आप निकाल सकते हो कि आपके टोटल कितने टर्न्स हैं। जब आपको टोटल टर्न्स पता चलेगा तो आप उसको पिच से मल्टीप्लाई कर दोगे। पिच से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको लेंथ पूरी पता चल जाती है डीएनए की। हमारा खैर वो मोटिव नहीं है, हमें लेंथ में नहीं याद करना, इसलिए मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ वो चीजें कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ सिर्फ पॉइंट इतना मुझे बताना था आपको कि जब ये सब चीजें आप कैलकुलेट करोगे और इन चीजों का सेम, ये सब कुछ तो सेम रहेगा, बस ये टोटल बेस पेयर का ही वैल्यू बदलता है। शायद यहाँ पर 6.6 10⁻9 या 8 बेस पेयर रहते हैं ह्यूमन मैमिलियन गैमीट में। गैमीट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो जब सेल की बात करोगे तो उसको आप डबल करोगे, तो उस सब से कैलकुलेट करके अगर आप डीएनए की लेंथ निकालोगे तो जो डीएनए की लेंथ आती है वो 2.2 मीटर के आसपास आती है। मुझे बेसिकली ये बताना है आपको, ठीक। तो डीएनए की लेंथ कितनी आई, 2.2 मीटर। अच्छा ज्यादा नहीं है, ठीक है भाई, कितना होगा 1 मीटर को कितना बोलते हैं, तो 2 मीटर उसको जस्ट डबल कर दो, हमने कहा इतना ही तो है। अच्छा ठीक है, लेकिन डीएनए को पैक कहाँ होना है, डीएनए को पैक होना है एक सेल, छोटी सी सेल के अंदर छोटा सा न्यूक्लियस है जिसका कुछ ऑर्डर 10⁻15 या 8 के आसपास का कुछ रहता है। ऐसा कुछ इसका ऑर्डर है मीटर में, ऐसा कुछ इसका ऑर्डर है, ठीक है। एग्जैक्टली मुझे ऑर्डर नहीं याद है, मैं चलो उस ऑर्डर का भी हम लोग बात नहीं करते क्योंकि हमें ऑर्डर से भी यहाँ पॉइंट नहीं है। हमारा पॉइंट यहाँ सिर्फ ये है कि न्यूक्लियस हमारा बहुत छोटा है, न्यूक्लियस हमारा कुछ इतना बड़ा है और डीएनए हमारा कुछ इतना बड़ा है। अगर आप ऐसे कंपेयर करना चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो कि डीएनए हमारा कुछ इतना बड़ा है और हमारा न्यूक्लियस कुछ इतना बड़ा है, और इस डीएनए को आप इसके अंदर लाके इकट्ठा करके रखना है। मतलब इतनी बड़ी चीज को हमें इतनी छोटी सी चीज में लाके रखनी है, और ये है भी बायोलॉजिकली ये ट्रू है
कि हमारे अंदर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही है, और वो डीएनए की लेंथ 2.2 मीटर के आसपास की है, और हमारा जो न्यूक्लियस है उसकी जो साइज है, जो डायमेंशन बहुत कम है, उसको आप माइक्रोस्कोप से देखते हो भाई, बहुत छोटा है वो हमारा न्यूक्लियस। तो कैसे, ऐसा क्या मैकेनिज्म हुआ होगा, ऐसे क्या स्ट्रक्चर्स बने होंगे जिससे हमारा डीएनए इस तरह से कंडेंस करके, इतना ज्यादा इसके अंदर कंडेंसेशन हुआ होगा। कंडेंसेशन होने का मतलब ये है कि जो ये अभी पूरा ऐसे फैला हुआ है वो सिकुड़ते 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 इतना कॉइल हुआ होगा, इतना ज्यादा उसमें कंडेंसेशन हुआ होगा कि वो इसके अंदर आके इकट्ठा हो गया होगा। तो ये हुआ कैसे, इसी को हम डीएनए पैकिंग बोलते हैं, एंड वही हमारा मोटिव है फिलहाल। तो अब हम डीएनए पैकिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब डीएनए पैकिंग हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पास हमें दो तीन चीज थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। डीएनए का नेचर कैसा है, डीएनए एसिडिक है कि बेसिक है, डीएनए पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, तो ये चीजें जब पढ़ लेंगे तो हमें उसे पैकिंग उसकी करने में आसानी रहेगी। जो डीएनए है भाई, इसका नाम ही है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो ये हमारा है भाई एसिडिक। अच्छा ठीक है, प्लस ये हमारा रहता है निगेटिवली चार्ज, ठीक। डीएनए की पैकिंग कराने के लिए यूज होते हैं प्रोटीन्स। ये जो प्रोटीन्स हैं ये बेसिक प्रोटीन्स हैं, एंड ये बेसिक प्रोटीन्स पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ जो डीएनए को हमें कंबाइन करना है, डीएनए को कंडेंस करना है, उसको कॉइल कराना है, तो उसकी कॉइलिंग के लिए प्रोटीन यूज किया था। वो प्रोटीन जस्ट अपोजिट है, ये अगर एसिडिक है तो ये बेसिक है, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये जो प्रोटीन यूज होता है फॉर डीएनए कॉइलिंग या डीएनए पैकिंग में, इस प्रोटीन को हम नाम देते हैं हिस्टोन प्रोटीन। समझ में आया? क्या नाम है? हिस्टोन प्रोटीन। एक्चुअल में ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, प्रोटीन के बारे में आपने पहले भी बायोमोलिक्यूल्स वगैरह में पढ़ा होगा। तो जो प्रोटीन होते हैं ये किससे बने होते हैं? ये एमिनो एसिड से बने होते हैं। ये जो एमिनो एसिड्स हैं आपके, ये जो एमिनो एसिड्स हैं इसके ऊपर आपके एल्किल ग्रुप मौजूद होते हैं, आर ग्रुप एल्किल ग्रुप मौजूद रहता है। तो ये आर ग्रुप पे, या जो इनकी ये साइड चेन है, इसको आप एल्किल बोलो या साइड चेन बोलो, इस साइड चेन पे कौन सा चार्ज है और कितना चार्ज मौजूद है, उसी से हम प्रोटीन का चार्ज डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो हिस्टोन प्रोटीन हम यूज कर रहे होते हैं, तो उनका जो ज्यादातर रेसिड्यूज मौजूद होते हैं, तो वो रेसिड्यूज इनके आर्जिनिन एंड लाइसिन होता है। आर्जिनिन एंड लाइसिन। इस आर्जिनिन एंड लाइसिन रेसिड्यूज के वजह से इसके ऊपर जो नेट चार्ज आता है वो कैसा रहता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। डीएनए है, डीएनए हमारा एसिडिक है, निगेटिवली चार्ज है, वो कॉइल होगा किसके ऊपर? प्रोटीन के ऊपर कॉइल होता है। वो प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोन बोलते हैं। प्रोटीन एमिनो एसिड से बने होते हैं, आपको पता है। एमिनो एसिड्स को आप इस तरह से कुछ दिखाते भी हो, अगर केमिस्ट्री में आप एमिनो एसिड्स का लिखते हो स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरह से दिखाते हो। यहाँ आप H लगा लो इसे नीचे करके। बेसिकली यहाँ आपको पता है कि आप यहाँ एल्किल ग्रुप का सब्स्टिट्यूट्स वगैरह लगाते हो। ये जो एल्किल ग्रुप है उसके ऊपर कैसा चार्ज वगैरह मौजूद है, उससे आप इस नेट प्रोटीन के ऊपर क्या चार्ज है वो डिसाइड कर सकते हो। तो हिस्टोन प्रोटीन के केस में जो रेसिड्यूज यूज किए जाते हैं वो आर्जिनिन एंड लाइसिन यूज किए जाते हैं, तो इसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब देखो एक्चुअल में होता क्या है, हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं, जैसे मान लो ये एक प्रोटीन है, तो टोटल ये 8 हिस्टोन प्रोटीन मिल जाते हैं। 8 हिस्टोन प्रोटीन्स, इस तरह के 8 हिस्टोन प्रोटीन्स आपस में आते हैं, और ये कंबाइन करके अपना क्या बना लेंगे? ऑक्टामर। ऑक्टामर जैसे आप डायमर पढ़ते हो, डायमर का जब 2 यूनिट रहती है, तो ऑक्टामर कब बन जाएगा? जब 8 यूनिट आ जाएगी। तो 8 हिस्टोन प्रोटीन मिलके ऑक्टामर बना लेते हैं। अब ऑक्टामर बना लिया मतलब एक बड़ी सी यूनिट बना लिया, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब हिस्टोन्स को H1 H2 H3 H4 ऐसे करके नेमिंग की जाती है उनकी 8 हिस्टोन्स की। तो एट द एंड वो बना के लेते हैं इस तरह से हिस्टोन ऑक्टामर, वो बना लेते हैं। अब क्या होता है, इस हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर जो खुद कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है, उसके ऊपर ये निगेटिवली चार्ज डीएनए आकर कॉइल कर जाता है कुछ इस तरह से। मान लो इस तरह से कॉइल करने के बाद थोड़ा सा उसका स्ट्रैंड इधर
नीचे लटका हुआ है। कुछ इस तरह से इनमें क्या हो जाती है, कॉइलिंग हो जाती है। ये आपका हिस्टोन ऑक्टामर है, ये ऑक्टामर है, इसके ऊपर आप इस तरह से कॉइल करते जाओ। एक बॉल लो, उस बॉल के ऊपर थ्रेड लो, थ्रेड को आप कॉइल करते चले जाओ, रैपिंग करो उसकी, जितनी ज्यादा पास पास कर सकते हो उतना अच्छा है, उसके रैपिंग करो। तो जिस तरह से वो आपका थ्रेड उस बॉल के ऊपर रैप हो रहा है, एग्जैक्टली सेम सेंस में आपका डीएनए इस ऑक्टामर पे रैप करता है। एंड जब इनकी रैपिंग हो जाती है तो जो स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं उसे, न्यूक्लियोसोम्स बोलते हैं। और कई सारे न्यूक्लियोसोम्स आपस में कंबाइन करते हैं, कई सारे न्यूक्लियोसोम्स आपस में कंबाइन करके आपका जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। ये जो क्रोमैटिन है, अगर इसे आप माइक्रोस्कोप स्टडी करो, इसकी अंडर माइक्रोस्कोप इसको देखा जाए तो ये कुछ बीड जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, जिसको मैं यहाँ ड्रॉ करने जा रही हूँ। इसको न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियोसोम मिलके क्या बना लेंगे, क्रोमैटिन बना लेंगे, जो माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह से दिखता है। ऐसे लंबे लंबे स्ट्रैंड्स दिखते हैं और उस पे इस तरह से डॉट डॉट दिखता है, तो इसको बोला जाता है बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। बड़ा फेमस है ये स्ट्रक्चर, बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। बोर्ड्स वगैरह में 1-2 मार्क्स में ये पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय बीड्स ऑन स्ट्रक्चर, या व्हाट डू यू मीन बाय बीड्स ऑन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन। तो आपको यहाँ बताना होगा कि जो क्रोमैटिन बनता है वो बनता है विद कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम्स, एंड न्यूक्लियोसोम्स जो होते हैं वो बनते हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्टोन ऑक्टामर, and DNA molecule is wrapped on that histone octamer, and these combine and form chromatin, which appeared like this under microscope, and this structure is known as beads on a string structure। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं 1-1, 2-2 मार्क्स करके। तो क्रोमैटिन्स जो होते हैं वो एक्चुअल में क्या हुआ, आपके कई सारे न्यूक्लियोसोम है, वो कंबाइन करके, ये जो मैंने ऐसे बनाए हैं समझ लो न्यूक्लियोसोम है, वो कंबाइन करके और उन्होंने क्रोमैटिन बना लिया। फिर क्या होता है, ये जो क्रोमैटिन है आपका, जैसे ये आपका क्रोमैटिन है, तो ये क्रोमैटिन आपका फर्दर इसमें और कंडेंसेशन और कॉइलिंग होती है। देखो हुआ क्या, इसको हम लोग एक सीरीज में करके चलते हैं, क्योंकि अगर आप एक एक वर्ड देखोगे ना तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको हम एक सीरीज लेके चलते हैं। हमने ये पढ़ा कि डीएनए था, डीएनए किससे कंबाइन किया, हिस्टोन ऑक्टामर से, एंड हिस्टोन ऑक्टामर ने कंबाइन करके क्या बना दिया आपका, न्यूक्लियोसोम। ठीक, फिर ये न्यूक्लियोसोम कंबाइन करके इन्होंने क्या बनाया, क्रोमैटिन बनाया। फिर इस क्रोमैटिन में फर्दर कंडेंसेशन एंड कॉइलिंग होगी, और ये कॉइल करके बना लेंगे क्रोमैटिक थ्रेड। एंड इस क्रोमैटिन थ्रेड में फर्दर कंडेंसेशन एंड कॉइलिंग होगी जब सेलुलर डिवीजन हो रहा है। इनिशियली आप अगर याद करो 11th में आपने सेल पढ़ा होगा, साइटोलॉजी में, तो आपने पढ़ा होगा कि सेल के अंदर क्रोमैटिन फाइबर्स पाए जाते हैं, और यही क्रोमैटिन फाइबर्स धीरे धीरे कंडेंस करके क्रोमोसोम में तब्दील हो जाते हैं, चेंज कर जाते हैं जब सेल डिवीजन होता है मेटाफेज के आसपास। तो यहाँ बस क्या हुआ, क्रोमैटिन थ्रेड आपका फर्दर कंडेंस करेगा, कॉइल करेगा, और एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना लेता है। हाईली कॉइल स्ट्रक्चर जो बनता है उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। तो अभी तक जितना हम लोगों ने पीछे चैप्टर में पढ़ा था, हमारा जो मेंटल एक्सपेरिमेंट वगैरह में पढ़ा था, हम लोगों ने हर जगह एग्जैक्ट ये पढ़ लिया था कि क्रोमोसोम है भाई जेनेटिक मटेरियल के रिस्पॉन्स, ऐसा कुछ पढ़ते थे ना हम लोग। फिर हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, तो पता चला कि वो डीएनए कहाँ होगा, क्रोमोसोम पर होगा। तो वो कैसे क्रोमोसोम में तब्दील हुआ या कैसे वो क्रोमोसोम पर मौजूद है, उस चीज को हम डीएनए पैकिंग बोलते हैं। एंड हमने डीएनए पैकिंग देख ली। ठीक है, सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं, बहुत इजी था और काफी इंटरेस्टिंग भी है।
तो हमारा डीएनए पैकिंग तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमें देखना है कि लोगों को पता कैसे चला कि दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। देखो हुआ क्या था कि मेंडल एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये तो पता चल गया था कि देयर इज समथिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब नहीं सभी में, चाहे सेक्सुअल हो चाहे एसेक्सुअल हो, सब ऑर्गेनिज्म में ये एबिलिटी होती है कि वो अपने फीचर्स को अपने ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट करा दे। बस यही बता पाए थे ना आपके मेंडल सर। फिर उन्होंने उसको क्या बोल दिया, फैक्टर, बाद में उसको रिप्लेस किया गया जीन वर्ड से, बाद में फिर कहा गया नहीं वो है क्रोमोसोम, ये कहा गया था। अच्छा ठीक है, लेकिन डीएनए का वर्ड तो कहीं नहीं आया। उन लोगों की जो थ्योरी वगैरह थी उस थ्योरी में डीएनए वर्ड कहीं नहीं आया था। फैक्टर आया, फैक्टर के बाद जीन आया, जीन के बाद क्लियर किया गया कि ये क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम है ये तो क्लियर कर लिया गया, लेकिन डीएनए कहाँ है, डीएनए अभी भी नहीं क्लियर किया गया। एक्चुअल में देखा जाए तो वो लोग क्रोमोसोम में भी थोड़ा मतलब कुछ कंफ्यूजन स्टिल उनके माइंड में था, क्योंकि देखो होता क्या है, उन लोगों ने ये कहा कि न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस है हमारा, इसके अंदर कलर्ड बॉडीज मौजूद होती हैं, इस न्यूक्लियस के अंदर कलर्ड बॉडीज मौजूद होती हैं, एंड वो जो कलर्ड बॉडीज हैं वही रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर दैट इनहेरिटेंस। और उस कलर्ड बॉडीज को नाम क्या दे दिया गया, क्रोमोसोम्स। ये चीज इन लोगों ने पता लगा पाई थी, जितने भी साइंटिस्ट थे, मेंडल, फिर मेंडल के बाद आपके सटन बोवरी, फिर थॉमस हंट मॉर्गन आए, इन लोगों ने जो अल्टीमेटली पता लगा पाए वो यही लगा पाए थे कि न्यूक्लियस के अंदर कलर्ड बॉडीज है कुछ क्रोमोसोम, जिससे हुआ आपका इनहेरिटेंस। लेकिन अगर देखा जाए तो एक न्यूक्लियस के अंदर, अगर एक न्यूक्लियस की स्टडी की जाए तो इस न्यूक्लियस के अंदर आपको डीएनए मिलेगा, इसके अंदर आपको आरएनए भी मिलेगा, इसके अंदर आपको प्रोटीन भी मिलेगा, टू सम एक्सटेंट इसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट वगैरह भी मिल सकता है। खैर ये चलो हमारा मोटिव नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई डाउट नहीं था, डाउट इन्हीं तीन चीजों में था, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ये तीन चीज मौजूद है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम अगर मौजूद है तो उस क्रोमोसोम के ऊपर ये तीन चीज मौजूद है, या उस क्रोमोसोम के आसपास या उस मीडियम में टोटल ये तीन चीजें मौजूद हैं। तो यहाँ किसका सेग्रीगेशन हुआ होगा, किसने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी आउट की होगी, ये चीजें क्लियर अभी तक नहीं हो पाई थी। तो अब साइंटिस्टों में रेस लगी इस चीज की कि हम पता करके बताएंगे कि भाई कौन है जेनेटिक मटेरियल एक्चुअल में। हम लोगों ने अब यही पढ़ना है कि कैसे, किस एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हो पाया था दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जब ये हम पढ़ेंगे तो इसमें जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आता है वो है ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है, छोटा सा भी है और काफी इंटरेस्टिंग है। ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब देखो इन्होंने कैसे पता किया, इन्होंने क्या बताया। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए दो ऑर्गेनिज्म लिए, एक तो लिया माइस और एक लिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आपके बैक्टीरिया, आपको पता है, आप इसके बारे में जानते हो, जाहिर सी बात है, आपने 11th पढ़ा है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आपका निमोनिया कॉजिंग है। तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने कहा कि हम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लेंगे और उससे माइस के ऊपर इन्फेक्शन कराएंगे, और उसी मतलब एक्सपेरिमेंट के इर्द गिर्द उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले। क्या था एक्सपेरिमेंट वो हमें देखना है। तो जब उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को लैब में एक कल्चर मीडियम में ग्रो कराया, तो ये जो निमोनिया है, स्ट्रेन है, मतलब ये जो बैक्टीरिया, इसने दो स्ट्रेन दिए। एक दिया उसने एस स्ट्रेन। आपको पता है कि बैक्टीरिया में कई तरह के स्ट्रेन होते हैं, तो इन्होंने दो स्ट्रेन की ग्रोथ होती थी इनके अंदर, एक निकलता था एस स्ट्रेन, एक निकलता था आर स्ट्रेन। मतलब जब इन्हें रिप्रोडक्शन हुआ होगा तो दो तरह के स्ट्रेन डेवलप हुए, एक एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, एक आर स्ट्रेन बैक्टीरिया डेवलप हुआ। इसमें से जो एस स्ट्रेन था वो स्मूथ स्ट्रेन था, एंड ये स्मूथ स्ट्रेन वाले जो बैक्टीरिया थे यही आपके डिजीज कॉजिंग थे, यही आपके वायरुलेंट थे, डिजीज कॉजिंग थे, डेथ कॉजिंग थे, फैटल थे। जबकि ये जो आर वाले थे ये आपके रफ थे, रफ स्ट्रेन थे, और ये फैटल नहीं थे, ये आपके नॉन वायरुलेंट थे।
ठीक। अब इन दोनों में यहाँ सवाल बनता है कि ऐसा क्या डिफरेंस है इन दोनों में जिसकी वजह से ये आपका वायरुलेंट बन गया, ये आपका नॉन वायरुलेंट बन गया, ऑल्दो दे आर फ्रॉम द सेम बैक्टीरिया, दे आर द स्ट्रेन्स ऑफ सेम बैक्टीरिया। तो होता क्या था, ये जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है ये स्मूथ है। ये स्मूथ है इसलिए क्योंकि इसके पास पॉलीसेकेराइड की लेयर होती है। मतलब इसके बॉडी पे जैसे मान लो अगर ये आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ये इस तरह से बनाया है तो इसके ऊपर म्यूकस की एक लेयर रहती है। ये म्यूकस की लेयर इसको स्मूथ बनाती है एंड ये म्यूकस लेयर ही इसको वायरुलेंट बनाती है, जबकि आर स्ट्रेन में इस तरह की कोई भी पॉलीसेकेराइड या म्यूकस की लेयरिंग नहीं होती है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, एस स्ट्रेन है, आर स्ट्रेन है, एस वाला स्मूथ है वही वायरुलेंट है, आर वाला नॉन वायरुलेंट है और वो रफ है। अब हमें देखना है कि उन्होंने किया क्या था। बेसिकली व्हाट ग्रिफिथ डिड, वी हैव टू सी दैट। देखो ग्रिफिथ सर ने ये बोला कि हम एक बार अगर जैसे हमने एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया लिया और एस स्ट्रेन वाले को हमने माइस में इंजेक्ट कर दिया, माइस में इंजेक्ट कर दिया इस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को, तो माइस क्या किया, डेथ, माइस की डेथ हो गई, माइस मर गया, उसको मतलब उसमें इन्फेक्शन डेवलप हो गया एंड माइस अल्टीमेटली क्या हुआ आपका, डाई। फिर उन्होंने कहा कि हमने आर स्ट्रेन से सेम कराया, आर स्ट्रेन को हमने इंजेक्ट किया माइस में एंड अल्टीमेटली द माइस डिडेंट डाई। ठीक, मतलब जब आर एस स्ट्रेन को इन्होंने माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो उसमें डेथ हो गई, जबकि आर स्ट्रेन को करने पे डेथ नहीं हुई। तो इससे क्लियर हो गया कि एस वाला आपका क्या था, वायरुलेंट था, आर वाला क्या था, नॉन वायरुलेंट था। तो उससे बाद में उन्होंने जब उसको क्लियरली ऑब्जर्व किया तो इनको ये पता चला कि एस स्ट्रेन पे म्यूकस वगैरह की लेयरिंग वगैरह थी, मतलब डिफरेंस जो था उनमें। तो स्मूथ इसलिए हुआ है क्योंकि उसमें म्यूकस की लेयरिंग, जिसको मैंने भी आपको बताया था। तो वो सब चीज़ उन्होंने बाद में क्लियर की थी। तो पहले उन्होंने दोनों स्ट्रेन से इंजेक्शन कराया और इंजेक्ट कराने के बाद उनको पता चला कि कौन सा वायलेंट है कौन सा नॉन वायलेंट है। फिर उन्होंने कहा कि अगर हम हीट किल्ड कर दें, एस स्ट्रेन को हीट किल्ड किया, हीट किल्ड का मतलब आप समझ रहे हो, बैक्टीरिया को हीट किल्ड करना मतलब टेम्परेचर बढ़ाना, गर्म पानी बॉईल ये सब कुछ करके, मतलब कल्चर मीडियम में हमने उनको ही खत्म कर दिया। मतलब ये जो एस स्ट्रेन है ये अब नॉन लिविंग हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं। तो हीट किल्ड एस स्ट्रेन को उन्होंने माइस में फिर से इंजेक्ट कराया, लेकिन अब की दफा माइस आपका क्या रह गया, जिंदा रह गया, माइस लाइव। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक वो जिंदा है तो ही वो डेथ कॉज करा सकता है, जब वो मर चुका है तो वो डेथ कॉज नहीं करा सकता है। ये हुआ। फिर उन्होंने क्या बोला कि अच्छा चलो हम मिक्सचर बनाते हैं। इन्होंने मिक्सचर इसका लिया, उसको मैं उधर लिख देती हूँ ताकि आपके सारे साथ में ही रहे। फिर उन्होंने बोला कि हम आर स्ट्रेन वाले को ले लेते हैं और हीट किल्ड एस स्ट्रेन को भी ले लेते हैं, इन दोनों का मिक्सचर लेते हैं, इनको कंबाइन करके फिर उसको हम माइस में इंजेक्ट करेंगे। और अब उन्होंने देखा कि जो माइस थी उसकी डेथ हो गई। माइस क्या हुआ, माइस की डेथ हो गई। तो इससे इनको ये कंक्लूजन, देखो आर वाला लिविंग है, वो माइस को डेथ नहीं करा पा रहा था, आर वाले को हीट किल्ड कर दोगे तो भी वो डेथ नहीं कॉज करा सकता, लेकिन एस वाला जब तक लिविंग था तो वो उसने डेथ कॉज करा दी, वो खुद क्या हो गया, डेथ हो गया उसका, तो वो माइस को डेथ कॉज नहीं करा सकता। लेकिन जैसे ही आर स्ट्रेन एंड एस स्ट्रेन को कंबाइन किया और माइस में इंजेक्ट कराया तो माइस की डेथ हो गई। तो यहाँ से इन्होंने कुछ कंक्लूजन दिया। इन्होंने ये कहा कि जरूर हो सकता है, मतलब जरूर से यहाँ पास कुछ ऐसा हुआ होगा कि एस एस स्ट्रेन से कुछ ना कुछ यहाँ ट्रांसफर हुआ और वो ट्रांसफर करके इसने, जो कि खुद क्या है, वायरुलेंट है, इस वायरुलेंट वाले का जो डेड पार्ट है उसने कुछ ट्रांसफर किया और उसने अल्टीमेटली इस आर वाले को भी क्या किया, वायरुलेंट बना दिया एंड इसके वायरुलेंट होने की वजह से ये माइस की डेथ हो गई। अब यहाँ से यहाँ क्या ट्रांसफर हुआ होगा वो नाम नहीं बता पाए, उनको क्लियर अभी भी नहीं था कि वो डीएनए है कि आरएनए है कि आपका प्रोटीन है। तो उन्होंने उसको बोला ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल।
यहाँ से कुछ ना कुछ एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो ट्रांसफर हुआ होगा, या जिसने आर स्ट्रेन को नॉन वायलेंट से वायलेंट में ट्रांसफॉर्म कर दिया होगा। एंड वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एस स्ट्रेन से, हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हुआ होगा, एंड अल्टीमेटली उसके वजह से माइस की डेथ हुई होगी। बस इनका एक्सपेरिमेंट इतना ही था और कुछ नहीं किया था इन्होंने। बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट था, बहुत बेसिक था, बट उससे एंड में कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया था कि डीएनए है कि आरएनए है या प्रोटीन है। उसके बाद क्या हुआ फिर, आपको पता है कि मतलब हर चीज में कंपटीशन है। उस टाइम पे भी बहुत कंपटीशन था, तो साइंटिस्ट लगे हुए थे बताने में कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल है। इसके बाद आपको कई सारी डिस्कवरीज और पढ़नी है। वैसे तो देखा जाए तो यहाँ पास बस आपको दो ही चीजें और पढ़नी है। एक एक्सपेरिमेंट आपको बायोकेमिकल नेचर रहेगा, जिसमें आपको देखना है कि डीएनए है कि आरएनए है कि प्रोटीन है जेनेटिक मटेरियल। एंड एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और है, वो काफी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, बट फॉर दैट आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा। इस वीडियो में हमने बस इतना ही देखना था कि डीएनए की पैकिंग कैसे है, एंड आपका ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट क्या था ग्रिफिथ का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो बस जल्दी से इसे लाइक कर दें। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, एंड प्लीज सपोर्ट अस। एंड हमारी वीडियोस को आप शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लग रही है, ताकि आपके लिए भी हेल्पफुल हो एंड दूसरों के लिए भी हेल्पफुल हो। थैंक यू।